क्लास आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2। और हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। आज की क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल हाँ, बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा भी बीएसटी में, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से आता है। ठीक है। और आगे का जो भी थ्योरी पार्ट बचा हुआ है उसे हम आज फिनिश कर देंगे। कुल मिला के आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्लीज कॉपी और पेन निकाल लो फटाफट। हम कॉपी पेन में करने वाले हैं अभी। तो कॉपी निकाल लो, अपना पेन निकाल लो फटाफट, और जल्दी से क्लास जरा आप लोग रेडी रहो पढ़ने के लिए। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज। बच्चों, फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है डेट अपॉन इक्विटी। और डेट अपॉन इक्विटी को आप कह सकते हो कि ये आपका एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में कितना डेट है और कितना इक्विटी है, और टोटल जो पैसा आप लगा रहे हो बिजनेस में वो कितना लगा रहे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, उसमें से कितना पोर्शन डेट का है और कितना पोर्शन इक्विटी का है। More debt will result increasing earning only when the rate of earning of the company is यानी return on investment is more than the interest on debt। बच्चों, क्या हमें समझना ध्यान से, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फाइनेंशियल लीवरेज क्या है। ये बताता है कि आपके पास डेट कितना और इक्विटी कितना है। डेट का मतलब क्या होता है, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड। इक्विटी मतलब होता है शेयर कैपिटल। तो आपने कितना पैसा, कितना फाइनेंस डेट से रेज किया है और आपने कितना फाइनेंस इक्विटी से रेज किया है। अब इसके लिए क्लास मैं एक चीज आपको प्रूफ करता हूं, आप ध्यान से समझना इसको। क्लास समझो बात को। अब सवाल यह है कि सर हमें पैसों की जरूरत है, तो हम डेट इशू करें या इक्विटी इशू करें। हमको पैसों की रिक्वायरमेंट है, हमको पैसों की जरूरत है, तो हम डेट इशू करें या इक्विटी इशू करें। इसके लिए क्लास एक आंसर है यहां पे, इसे ध्यान रखना है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बच्चों सुनो, आरओआई का मेन जो फुल है वो है नेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ बच्चे इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का शॉर्टकट आरओआई नहीं होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपने अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ा होगा। यानी कि अगर मैं बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रहा हूं और मुझे 10% रिटर्न मिलता है, मिनिमम रिटर्न जो कि 5 लाख है, तो यही मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 10%। यानी कि जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे उस पर जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं जिससे उधार ले रहा हूं, मैं किस रेट पे उधार ले रहा हूं, किस ब्याज दर पे उधार ले रहा हूं, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं बैंक से 5% में लोन ले रहा हूं या 15% में लोन ले रहा हूं, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मैं जहां भी इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे जितना रिटर्न कमा रहा हूं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस सिचुएशन में आपको डेट इशू करना चाहिए, फाइनेंस को डेट से रेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डेट को इशू करोगे, यानी कि डिबेंचर और लोन, वो आप इशू करके पैसा लोगे, तो जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। यानी कि जो शेयर होल्डर की अर्निंग है, जिसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। बच्चों, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे, उसका एक शेयर आपको कितने रुपए कमा के देता है। अगर मेरा एक शेयर मुझे 1 रुपए कमा के दे रहा है और मैंने 1 लाख शेयर खरीदे, तो मुझे 1 लाख रुपए का फायदा है। या फिर अगर मेरा एक शेयर मुझे 5 रुपए कमा के दे रहा है, मैंने 5 शेयर खरीदे हैं, तो 25 रुपए का मुझे फायदा है। तो अगर आरओआई ज्यादा है, तो अगर आप डेट बढ़ाओगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपका जो ईपीएस है वो भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपको कब डेट इशू करना चाहिए बच्चों, आपको डेट तब इशू करना चाहिए जब आपका आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। दूसरा क्लास क्या है सिचुएशन, अगर आपका आरओआई कम है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, उस सिचुएशन में क्लास अगर आपने डेट को इशू किया, वैसे तो मैं कहूंगा नहीं कि आप डेट इशू करो, अगर आप डेट को इशू करोगे तो आपका ईपीएस घट जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्लास आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर इशू करोगे। और अगर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे
तो आपका क्लास ईपीएस जो है वो बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट प्रिफर करो ताकि ईपीएस बढ़े, अगर आरओआई कम है तो इक्विटी शेयर इशू करो ताकि आपका ईपीएस बढ़े। यानी कि अगर आपका आरओआई कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और आपने डेट इशू किया तो आपका अर्निंग पर शेयर यानी कि शेयर होल्डर की जो कमाई है, ओनर्स की जो कमाई है वो घट जाएगी। ये आपने क्लास अच्छे से ध्यान रखना है। आपने कंपेयर दो चीजों को करना है क्लास। सबसे पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या कोई भी पहला दूसरा मान लो। इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है। अगर आरओआई ज्यादा है तो आप डेट इशू करो, फायदे में रहोगे, अभी हम प्रूफ करेंगे। और अगर आरओआई कम है तो आप इक्विटी इशू करो, फायदे में रहोगे। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये आपने क्लास स्क्रीनशॉट ले लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्लास, आपके थियोरेटिकल नॉलेज में भी काम आएगा और न्यूमेरिकल अगर आता है क्लास 4 to 6 मार्क्स का तो वहां भी हम कर सकते हैं इसको। क्लियर है? चलो अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं और थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं क्लास क्या लिखा हुआ है फॉर्मली। इसमें लिखा है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो देन अर्निंग और आरओआई से, तो मोर डेट मींस लॉस फॉर कंपनी। यानी कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेट इशू करोगे तो घाटा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में डेट इशू करने से क्या होगा, आपको फायदा होगा। चलो क्लास अब कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और हम लोग न्यूमेरिकल बनाना चालू करते हैं। फटाफट आ जाओ। एक मैंने सिचुएशन ली है प्रूफ करने के लिए, ध्यान समझना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। एक सिचुएशन ली है मैंने जिसमें मैंने टोटल कैपिटल जो रखी है वो रखी है 50 लाख रुपए। यानी कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो कितने की है क्लास, 50 लाख रुपए की, जिसमें आपने सारा का सारा पैसा शेयर से इशू किया। यानी कि आपने 5 लाख शेयर इशू किए हैं 10 का एक, और आपने पूरा का पूरा 50 लाख रुपए किससे ले लिया, इक्विटी शेयर होल्डर से। डेट आपका नील है, डिबेंचर आपने इशू ही नहीं किया। टैक्स रेट 30% है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि पीबीआईटी वो आपको दे रखा है क्लास कितना, 7 लाख रुपए। तो अब हमें क्या करना है, ईपीएस पहले फाइंड आउट करते हैं। ध्यान समझना, मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं केस 1। क्लास जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको जो दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आपको दिया हुआ है क्लास, वो दिया हुआ आपको 7 लाख का। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट को माइनस करोगे। भैया इस क्वेश्चन में डेट तो है ही नहीं, अगर डिबेंचर नहीं है तो इंटरेस्ट जीरो, तो जो आएगा वो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब माइनस करेंगे टैक्स, तो हमारे एग्जाम्पल में टैक्स रेट कितना परसेंट है, 30%। 7 लाख का 30% है 2,10,000, ये आ गया 4,90,000। ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसे कह सकते हो क्लास अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर क्लास आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी भी कह सकते हैं। यानी कि ये पैसा हमारे पास बचा हुआ है टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद। अब अगर मैं इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड दे दूं, किससे क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारे पास शेयर्स कितने चेक कर लो। इस सिचुएशन में हमारे पास 5 लाख शेयर थे 10 का एक, तो यानी कि हम डिवाइड देंगे क्लास किससे, 5 लाख से। तो अगर हमने मुनाफा कमाया 4,90,000 रुपए और शेयर हमारे पास कितने हैं क्लास, 5 लाख, तो यानी कि 0.98 हमारे पास 98 पैसे, हर शेयर ने हमें 98 पैसे कमा कर दिया है। बात को समझना, हमारे पास कुल प्रॉफिट है 4,90,000 रुपए का, और हमारे शेयर्स 5 लाख शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारे पास हर शेयर हमने जो कमाया वो कमाया 98 पैसे। अब आते हैं जरा केस 2 के ऊपर, आ जाओ जरा केस 2 पढ़ के देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, 98 पैसे कमाए। केस 2 पे अभी भी हमारी टोटल कैपिटल 50 लाख ही है, पहले जैसा 50 लाख ही है। अभी भी हमारी कैपिटल कितनी क्लास, 50 लाख रुपए, लेकिन अभी हमने 10 लाख के डेट इशू कर दिए, और डेट है तो डेट पे इंटरेस्ट भी होगा 10%, टैक्स से 30% है। जो 40 लाख है वो कैसे निकलेगा, वो हम 4 लाख शेयर इशू करेंगे पब्लिक को, 10 का एक है तो हमारे पास 40 लाख मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 7 लाख रुपए। चलो केस 2 करते हैं। प्रॉफिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हमारा 7 लाख ही है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। बच्चों सुनो, अभी आपके पास 10 लाख का डिवेंचर है जिसका 10% कितना बनता है क्लास, 1 लाख, तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो आएगा आपके पास वो आएगा 6 लाख रुपए। अब टैक्स घटाएंगे इसमें से 30%, तो 6 लाख का 30% है 1,80,000, तो जो आपके पास अब बचेगा वो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स।
तो 6 लाख में से 180 घटाओगे तो अर्निंग जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 4,20,000 रुपए। यानी कि अगर आप डेट इशू करते हो तो इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा आपका, जो कि फिक्स कॉस्ट है, देना ही देना है। और इंटरेस्ट खर्चा बढ़ेगा तो P&L में जाएगा डेबिट साइड, और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया तो तुम्हारे पास 4,20,000 का प्रॉफिट है। लेकिन तुम्हारे पास शेयर्स कितने हैं, जरा ये भी चेक कर लेते हैं। प्लस इस सिचुएशन में हमारे पास कितने शेयर थे? पहले सिचुएशन थे 5 लाख शेयर। दूसरे सिचुएशन में हमारे पास 4 लाख शेयर है, 10 का 1। तो हम इसको डिवाइड देंगे किससे? 4 लाख से। यानी कि 4,20,000 का मुनाफा आपने कमाया है, और शेयर्स कितने हैं क्लास? 4 लाख। तो ये आ गया 1.05, यानी 1 रुपए 5 पैसे का आपने अर्निंग पर शेयर, यानी आपका हर शेयर जो है वो 1 रुपए 5 पैसे कमा रहा है। तो बच्चों इस चीज से आपने क्या समझा कि जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड कर रहे हो, आपने डिबेंचर को ऐड किया, तो आपका जो ईपीएस है वो बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर जो है, या वो क्लास कह लो कि जो शेयर होल्डर्स से आपको पैसा मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। तो यानी कि डेट ऐड करना अच्छा है। अब जरा केस 3 पे आते हैं, अच्छे से क्लास समझना सारे केसेस को। केस 3 में आपके पास डेट कितना है क्लास? डेट है आपके पास 20 लाख रुपए का। यानी कि आप क्या कर रहे हो? डेट बढ़ा रहे हो। कैपिटल आपकी सेम है, कैपिटल 50 लाख की है। 30 लाख रुपए शेयर होल्डर से लोगे और 20 लाख रुपए डेट से, यानी डिबेंचर होल्डर से। टैक्स 10% है, इंटरेस्ट रेट 30% है, और प्रॉफिट आपका 7 लाख है। तो यानी कि अब आपका डेट जो है वो 2 लाख का हो चुका है। तो जरा केस 3 हम कंपेयर करते हैं फेस टू फेस। प्रॉफिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो तो क्लास 7 लाख का ही है। उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो क्लास 2 लाख बनेगा, क्योंकि 20 लाख का जो 10% बनेगा इंटरेस्ट, वो बनेगा 2 लाख, क्योंकि डिबेंचर बढ़ गया ना आपके पास। तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो है, अर्निंग बिफोर टैक्स, वो बचता है क्लास 5 लाख। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। 5 लाख का 30%, 1,50,000। बात समझ में आई क्लास? पहले 7 लाख का था, 2 लाख रुपए आपका चला गया इंटरेस्ट, तो बचा 5 लाख। और 5 लाख में से आप माइनस कर दोगे 1.5 लाख रुपए, तो जो आपका बचेगा वो बचेगा 3,50,000 रुपए। ये आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको डिवाइड किससे देंगे? मतलब ये आपके पास बचा है प्रॉफिट, और तुम्हारे पास शेयर कितने हैं? तो जरा केस 3 पे आके देखो कितने शेयर्स हैं आपके पास। ये रहा केस 3। यहाँ पे शेयर्स कितने हैं क्लास आपके पास? टोटल शेयर जो है यहाँ पे वो 3 लाख शेयर है, 10 का 1। 3 लाख शेयर है क्लास, 10 का 1। तो हम इसको 3 लाख से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमें पता पड़ जाएगा कि 3,50,000 है, डिवाइड कर देंगे 3 लाख से, तो ये आएगा 1 रुपए 16 पैसे, 1 रुपी 16 पैसे। तो आप यहां पर पूरी एनालिसिस में समझ क्या रहे हो? मुझे एक बात बता दो, आपने इस पूरी एनालिसिस में क्या समझा कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान समझना क्लास। ये चीजें कई टीचर कराते भी नहीं बच्चों को, और वो ये बहाना लेते हैं कि ये आता नहीं। बच्चों देखो, एक चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक है, हर साल 10 टॉपिक से थोड़ी क्वेश्चन आएगा, किसी एक से आएगा। तो जो बाकी 9 टॉपिक बच गए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। हमारा काम आपको सिखाना है। एग्जामिनेशन में अगर वो नहीं भी आता है क्लास, तो भी आपको सीखना है कि वो काम तो आएगा। समझ रहे हो बात को? ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नॉलेज के लिए है, और बहुत कॉम्प्लिकेशन से तो कई बार टीचर नहीं इतना रिस्क लेना चाहते, तो वो नहीं कराते। लेकिन क्लास आप प्लीज करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है 6 नंबर में क्वेश्चन, शौक लग जाएगा क्या आ गया ये, समझ रहे हो? तो प्लीज छोड़ के मत जाना। हालांकि पूछा नहीं गया लास्ट टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। ओके, तो आपने क्या सीखा कि सर डेट को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा ईपीएस बढ़ता चला जाएगा, हमारे फायदा है। लेकिन ये तभी होगा, ये सारी एक ही शर्त पे पॉसिबल है, यानी कि क्लास डेट ऐड करने से आपका ईपीएस तभी बढ़ेगा इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो ही ये चीज क्लास पॉसिबल होगी, अदरवाइज क्लास ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है क्लास यहां तक? तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ही ऐसा होगा। बच्चों सुनो, इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक में दिया हुआ है 10% दिया हुआ है ना क्लास? देखो ये रहा क्वेश्चन, 10% इंटरेस्ट है, ये रहा 10% इंटरेस्ट, ठीक है। अब आरओआई की बात कर लेते हैं। बच्चों सुनो, ये आपको क्लास अकाउंट्स में भी आगे बताया जाएगा
कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। भैया अगर मैंने इन्वेस्ट किया है 50 लाख रुपए, मुझे रिटर्न मिला है सिर्फ 7 लाख का, इनटू 100 में करूंगा तो 7 लाख, ये नीचे आएगा 50 लाख, तो ये आएगा 14%। यानी कि मेरा जो आरओआई मुझे दिख रहा है यहां पे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो यानी कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, उस सिचुएशन में जितना ज्यादा डेट ऐड करोगे उतना ही तुम्हारा ईपीएस बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। समझ में क्लास आगे बात? तो कल को कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे देख लेना है आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन पूछेगा डेट इश्यू करो या इक्विटी, तो मैं देखूंगा आरओआई कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आरओआई 14% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो आरओआई ज्यादा है। तो अगर आरओआई ज्यादा है तो मैं डेट को सलाह दूंगा कि आप डेट इश्यू करो, क्योंकि डेट इश्यू करने से इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज करना। ओके, चलो। अब क्या हो अगर हम सिचुएशन को थोड़ी सी चेंज कर दें? सिचुएशन क्लास में चेंज कर रहा हूं, देखना क्लास, तीनों केस में सिचुएशन बिल्कुल चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब हम एक चीज और प्रूफ करेंगे, रिवर्स प्रूफ करेंगे कि अगर हमारा क्लास अर्निंग 7 की जगह 3 लाख हो, अगर क्लास हमारी अर्निंग जो है वो 7 की जगह कितनी हो क्लास, 3 लाख हो, तो क्या होगा? समझ रहे हो बात को? अर्निंग हमारी 7 की जगह अगर 3 लाख होगी तो क्या समस्या आ जाएगी, फिर क्या चेंजेस आ जाएंगे? ठीक है, तो मैं थोड़ा फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अब पहले मुझे आरओआई बता दो कैसे निकलेगा। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 3 लाख है, और वो कितना है क्लास बताओ जरा? 50 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? टोटल कितना पैसा लगाया डेट और इक्विटी को मिला के। तो 3 लाख है, डिवाइड कर देंगे क्लास 50 लाख से, इंटू कर देंगे 100, तो क्लास ये आएगा आपका 6%, यानी कि 6%। तो कहने का मतलब क्या है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, वो 6% है। वो कितना है क्लास? 6%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 6% है। क्लियर है? और इस सिचुएशन में अगर आपने प्रॉफिट 3 लाख लिया है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, वो कम है किस चीज से क्लास? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, उस सिचुएशन में अगर आपने डेट ऐड किया तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका ईपीएस डाउन हो जाएगा। तो क्लास पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो हम तीनों केसेस को हमने समझ तो लिया ही है, तीनों केसेस को अब हम यहाँ पे क्लास करते चले जाते हैं। तीनों केसेस को बिल्कुल ऊपर से देख देख के तीनों केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं केस 1, केस 2, केस 3। तो पहला है क्लास केस 1, पहला है केस 1। केस 1 में ईबीआईटी आपको अब 7 लाख नहीं दिया है, कितना दिया है? 3 लाख दिया है। ठीक है, अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो पहले सिचुएशन में इंटरेस्ट तो 0 था, तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स वो भी कितना क्लास आएगा? 3 लाख आएगा। माइनस करेंगे टैक्स, 30% है, 3 लाख का जो 30% है वो आएगा 90,000, तो ये आएगा 2,10,000। 2,10,000 आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसे डिवाइड किससे देंगे क्लास? नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्लास, मुझे बताओ। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमने पहले अपने केस में देखा नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं क्लास? 5 लाख। तो अगर 2,10,000 का मुनाफा बचा है टैक्स देने के बाद, और हमारे पास 5 लाख शेयर है, तो हर शेयर ने कितना कमाया है क्लास? 42 पैसे। हर शेयर ने 42 पैसे कमाया है। केस 2 की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया है क्लास कितना? 3 लाख। माइनस करेंगे उसमें से इंटरेस्ट। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 3 लाख रुपए, माइनस करेंगे उसमें से क्लास इंटरेस्ट। तो इस सेकंड केस में हमने जो डेट ऐड किया है 10 लाख का, उसका इंटरेस्ट 1 लाख है। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट घटा दो आप, कितना? 1 लाख। तो अर्निंग बिफोर टैक्स बनेगा क्लास कितना? 2 लाख रुपए। माइनस कर देंगे क्लास टैक्स। ठीक है, तो अब टैक्स 30% है, तो 2 लाख का जो 30% आएगा वो आएगा 60,000 रुपए। तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आएगा वो आएगा 1,40,000 रुपए। इसे डिवाइड दे दोगे किससे? नंबर ऑफ
शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर सेकंड केस में कुछ कम हो गए, कितने हो गए 4 लाख रुपए, मतलब 4 लाख हो गए सेकंड केस में। तो अगर आपने मुनाफा कमाया 1.40 का और शेयर कितने हैं क्लास आपके पास 4 लाख, तो अब जो आपका ईपीएस आ रहा है यानी हर शेयर जो कमा के दे रहा है वो 35 पैसा है। तो आप क्या देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन में जैसे जैसे डेट बढ़ाते चले जा रहे थे ईपीएस बढ़ता चला जा रहा था, और इस केस में जैसे जैसे डेट बढ़ा रहे हैं आपका ईपीएस देखो डाउन हो गया। एक केस और करके देख लेते हैं, केस 3, जैसा हमने पिछले केस में देखा। केस 3 में क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आपका 3 लाख का है, माइनस करें क्लास उसमें से हम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है वो क्लास अब आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है, कितना हो गया इंटरेस्ट 2 लाख का हो गया है, ठीक है, क्योंकि 20 लाख का आपका डेट है, 2 लाख का क्या हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आपके पास जो अर्निंग आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा वो कुल 1 लाख बचेगा, और अगर अर्निंग कम है तो टैक्स भी कम होगा, टैक्स रेट 30% है, 1 लाख का जो 30% आएगा वो 30,000 आएगा, तो ये क्लास आएगा 70,000 रुपए, वो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इस 70,000 को अगर मैं डिवाइड देता हूं नंबर ऑफ शेयर, कितने थे क्लास ऊपर, अब नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख रुपए, तो सॉरी 3 लाख शेयर्स हैं, तो 3 लाख से मैंने डिवाइड दे दिया, तो 70,000 को अगर मैं 3 लाख से डिवाइड दे दूं तो ये आएगा क्लास 0.23, यानी कि 23 पैसा, हर शेयर 23 पैसा कमा के दे रहा है। तो यानी कि देखो ऊपर वाले केस में डेट को ऐड करते चले जा रहे हो तो ईपीएस बढ़ता चला जा रहा है, इस सिचुएशन में डेट को ऐड करते चले जा रहे हो तो ईपीएस कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि आरओआई कुल 6% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी कि आप क्या समझे कि अगर आपका आरओआई ज्यादा है तो डेट को ऐड करना अच्छा है, ईपीएस बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका आरओआई कम है तो उस सिचुएशन में अगर आप डेट को ऐड करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो आपका ईपीएस घटता चला जाएगा, यानी कि इस सिचुएशन में डेट को नहीं ऐड करना है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इक्विटी को ऐड करो। आई क्लास बात समझ, तो ये बिल्कुल क्लास आज हमने सिर्फ इतनी सी बात एक लाइन में बोलने जा रहा हूं कि अगर आपका आरओआई ज्यादा है डेट इशू करो, आरओआई कम है इक्विटी इशू करो, बस इसी एक लाइन को समझने के लिए क्लास हमने पूरा आधा घंटा अभी लगा दिया है क्लास इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, टॉपिक अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो अगर आपका मतलब आरओआई ज्यादा है तो क्या इशू करोगे डेट, और आरओआई कम है तो क्या इशू करोगे क्लास इक्विटी, तो ये आपने ध्यान रखना है, आरओआई ज्यादा तो डेट इशू करना है, आरओआई कम तो इक्विटी इशू करना है। कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक, तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब आते जरा कंक्लूजन पे, यहाँ पे देखो क्लास कंक्लूजन, here it is proved that more debt brings more income for owner in the capital structure। तो अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट ऐड करोगे तो ज्यादा डेट ऐड करने की वजह से शेयर होल्डर की इनकम जो है बढ़ेगी, बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, ये स्टेटमेंट तभी सही होगा ओनली इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी पिछले क्वेश्चन में ये था 7 लाख, ये था 50 लाख इंटू 100, 14%, इंटरेस्ट रेट था 10%, तो इंटरेस्ट था 10% कम था, रिटर्न ज्यादा था, तो ज्यादा डेट ऐड करने से हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। इफ इन द अबव केस अगर हम प्रॉफिट को 3 लाख ले लें तो जो हमारा टैक्स रेट है वो तो सॉरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% ही है, और जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा या कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 3 लाख अपन 50 लाख इंटू 100, जो कि कितना बनेगा 6%। यानी कि अगर आपका आरओआई ज्यादा है तो डेट इशू करने में फायदा है, अब आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आरओआई कम है क्लास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में जितना ज्यादा डेट ऐड करोगे ओनर के लिए क्लास उतनी ही क्या होगी लेस इनकम जनरेट होगी, यानी कि डेट को ऐड करने से नुकसान होगा। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू ओनली इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट तभी सही है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर रिटर्न कम है तो इक्विटी इशू करो, रिटर्न ज्यादा है तो डेट इशू करो। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपने क्लास इन क्वेश्चन को देखना है, या प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ओके। तो चलो फटाफट जरा अपना दिमाग लगाओ और पढ़ना चालू करो बेटा, क्वेश्चन को जितने ढंग से पढ़ोगे ना उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर सही जाए। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से जरा समझ लो, उसके बाद जाकर आप आंसर्स को लिखना चालू करना, ओके। चलो जरा क्लास चेक कर लो फटाफट क्या है इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा है
अ कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कितना है क्लास 7 लाख है। कंपनी का जो अर्निंग है वो क्लास कितना है, वो है 7 लाख रुपए की अर्निंग है। तो अर्निंग है 7 लाख, इट पे 10% इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो 10% है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास आपका 50 लैक्स है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूं ना मैं, आरओआई निकाल लेता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या था फॉर्मूला क्लास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, जो कि बन गया 14%। अभी निकाला था वैसा ही है। ओके, 14% का आपका आरओआई है, इंटरेस्ट है 10%। यानी मैं समझ गया कि अगर आरओआई ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो मैं डेट इश्यू करूंगा ताकि मेरा एपीएस बढ़े। एडवाइस कंपनी whenever it should include debt or equity to raise fund। तो आपको क्या एडवाइस देना है अगर आरओआई ज्यादा है, बिकॉज आरओआई इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कैलकुलेट पूरा करके दिखाओगे ऐसा ही जैसा मैंने ऊपर किया। तो डेट शुड बी एडेड, ठीक है, डेट शुड बी एडेड, ठीक है। तो आप क्या डेट ऐड करोगे, बिकॉज डेट को ऐड करने से आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ेगा। आपने इसको लिख देना सिंपल। नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिलेटेड, सॉरी कौन सा कॉन्सेप्ट है क्लास, इसको फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो हमने पढ़ा अभी। ओके ओके, ये तो डन हो गया। आई होप कि आप क्लास इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा अच्छे से। Will the company decision to raise fund from the debt equity will change if company EBIT 3 लाख? क्या कंपनी का डिसीजन बदल जाएगा अगर EBIT 7 की जगह 3 हो जाएगा? तो मेरा आंसर क्लास देखते हैं क्या आएगा क्लास। अगर ये 3 लाख हो गया तो भैया हमारा जो मतलब कि आरओआई है वो 6% हो जाएगा। और क्या बताया था क्लास मैंने आपको, सी क्या बताया था क्लास, अगर आरओआई कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्लास आप अगर डेट को ऐड करोगे तो लॉस होगा। डेट शुड बी अवॉइडेड और इक्विटी शुड बी एडेड, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका डिसीजन बदल जाएगा, आपको डेट अवॉइड करना है और इक्विटी को ऐड करना है। यानी कि आप कंपेयर कर लो आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, आरओआई ज्यादा डेट इश्यू करो, आरओआई कम इक्विटी। ओके डन। चलो अब एक और क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी क्लास अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से क्लास क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ओके, क्या लिखा है इसमें, इसमें क्लास लिखा गया है कि जो वीओ लिमिटेड है इन्होंने क्या किया है, इनकी कैपिटल है 60 लाख रुपए की। अब इन्होंने ये तो बोल दिया कैपिटल 60 लाख की, लेकिन ये नहीं बोला कि कितने शेयर्स हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इनके पास 6 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक मान लेते हैं, जो कैपिटल बनेगी 60 लाख बनेगी। यानी कंपनी के पास 6 लाख शेयर्स हैं, 10 का एक है, तो जो कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी क्लास 60 लाख। अर्निंग पर शेयर जो है पिछले साल का वो कितना है क्लास 0.50, यानी कि जो पिछले साल की अर्निंग है वो है 0.50 की। ओके ठीक है, मतलब पिछले साल कंपनी ने जो अर्निंग कमाया था वो 50 पैसे कमाया था, ठीक है। फॉर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी क्लास बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, नए नए प्रोडक्ट लाना चाहती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को 40 लाख रुपए की जरूरत है। तो कंपनी क्लास क्या करती है, 10% के डिबेंचर इशू कर लेती है उसके लिए, मतलब 40 लाख के कंपनी ने डिबेंचर इशू कर लिया, पहले उसके पास सिर्फ इक्विटी था, ठीक है। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, कंपनी कितना मुनाफा कमाया 8 लाख रुपए ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इट टैक्स जो है वो 40% कंपनी दे रही है। तो आपको क्लास बताना है वेदर द कंपनी शेयर होल्डर गेन और लॉस। तो ऐसा करने से कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो गेन करेंगे या लॉस करेंगे, ये बताना है। चलो क्लास, दो अलग अलग तरीके से बच्चे से कर सकते हैं। तो पहले तो मैं प्रोफेशनल तरीका बताता हूँ जिसको आप देखते ही बता दोगे कि आपको प्रॉफिट है लॉस है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा एग्जामिनेशन में आप ये वाला सॉल्व करना जो इधर साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव 2 है और ये ऑल्टरनेटिव 1 है। तो जो पहला ऑल्टरनेटिव है वो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले सेकंड ऑल्टरनेटिव समझते हैं। सुनो मेरी बात को, भैया लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है आपको, आप मुझे बताओ। आपका जो अर्निंग है, आप मुझे बताओ क्लास की जो आपकी अर्निंग है, यानी कि जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितना है क्लास। पहले मुझे आप ये बता दो कि आपका प्रॉफिट कितना है। आपका प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है क्लास, 8 लाख रुपए का। और 40 लाख का डेट इश्यू किया, 60 लाख का इक्विटी। तो आपका जो रिट सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1 करोड़ का हो गया। 60 लाख ये, 40 लाख ये, तो 1 करोड़ का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। जो आरओआई है वो 8 लाख का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर,
8 लाख को डिवाइड दे देंगे 1 करोड़ से इंटू 100, तो ये कितना क्लास आएगा 8%। आरओआई 8% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्लास, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको दे रखा है 10%। बच्चों आरओआई कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि जो आरओआई है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कम है किससे क्लास, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस सिचुएशन में क्लास कंपनी विल सफर लॉस, कंपनी विल सफर लॉस बाई इंक्लूडिंग मोर डेट। तो अगर आप डेट इश्यू करोगे इस सिचुएशन में तो भैया आपको लॉस होगा। तो कंपनी ने डेट इश्यू किया, कंपनी को लॉस होगा, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि आरओआई जो है वो कम है। अब इसको एक तरीके से और हम करके देखते हैं, क्लियर है ना क्लास ये। अब हम इसको एक तरीके से और करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो कंपनी का पीबीआईटी जो है, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, पीबीआईटी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपको कितना दे रखा है आप मुझे बताओ। तो कंपनी का जो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट दिया गया है क्लास 8 लाख का, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अगर आपने डेट ऐड कर दिया 40 लाख तो 40 लाख का जो 10% इंटरेस्ट होगा वो 4 लाख होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा वो भी 4 लाख आएगा। टैक्स का जो रेट है वो 40% है, 4 लाख का 40% आ गया 1,60,000। तो 4 लाख में से 1,60,000 जाएगा तो बचेगा 2,40,000। ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, यानी कि ये इक्विटी शेयर होल्डर में बढ़ सकता है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2,40,000 आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 6 लाख शेयर 10 का 1 है, तो आप शेयर्स 6 लाख के हैं, तो डिवाइड किससे दोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स, और वो है 6 लाख। तो 2,40,000 है, इसको डिवाइड देंगे 6 लाख से तो ये आएगा 0.4 यानी कि 40 पैसे। अब एक मुझे बात बताओ, पहले कंपनी का जो मुनाफा था, मतलब ईपीएस था वो था 50 पैसे का, और अब कंपनी का जो ईपीएस हो गया वो 40 पैसा। तो बताओ कंपनी फायदे में गई या घाटे में गई, कंपनी गई घाटे में। यानी कि अगर आपका आरओआई कम है और आप डेट ऐड कर रहे हो तो भैया आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिचुएशन में आपको लॉस होगा, ये पक्की बात है। तो ये हमारा टॉपिक क्लास था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं क्लास नॉर्मली, और आज हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि अगर आरओआई ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्लास हम डेट इशू करेंगे, आरओआई कम है तो इक्विटी, तभी हमारा फायदा होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। अब नेक्स्ट है अगली हेडिंग क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर। अगली हेडिंग है कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी कि आपका डेट कितना है और आपका इक्विटी कितना है, वो है क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब बच्चों ये कैसे मैं डिसाइड करूं कि मैं डेट इश्यू करूं या इक्विटी, तो सर अभी अभी तो आपने बताया, अभी अभी आपने बताया अगर आपका आरओआई ज्यादा है तो डेट इश्यू करो, आरओआई कम है तो इक्विटी। लेकिन बच्चों ये तो एक ही कंडीशन हुई ना, ये तो एक ही शर्त हुई कि आरओआई ज्यादा है तो डेट इशू करेंगे, आरओआई कम है तो इक्विटी इशू करेंगे, तो एक ही शर्त हुई। तो हमें और भी पॉइंट्स को पढ़कर समझना है कि हमें डेट इशू करना है या इक्विटी इशू करना है। क्लियर है क्लास। तो आ जाते हैं क्लास जरा सबसे पहले पॉइंट पे जो है कैश फ्लो पोजीशन। पहला क्या है क्लास, कैश फ्लो पोजीशन। तो लिखा था डिसीजन रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द फाइनेंस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ फिक्स टैक्स रेट, सुनो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो डिबेंचर अगर आपने इशू किया, डेट अगर आपने इशू किया तो आपको हर साल ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे आप पैसा कमाओ चाहे मत कमाओ, आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, principal and interest amount for loan, sometime company makes sufficient profit but it is not able to generate cash inflow for making payment। तो बच्चों सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट, अगर पैसा है ब्याज भरने का तो डेट इश्यू करो, अदरवाइज इक्विटी इश्यू करो, सिंपल। अगर तुम्हारे पास पैसा है ब्याज भरने का, आप ब्याज भर सकते हो तो आप डेट इश्यू करो, अदरवाइज आप इक्विटी ही इश्यू करो। क्लियर है क्लास यहां तक। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप डेट इश्यू करो,
अदरवाइज क्या इशू कर सकते हो क्लास, आप इक्विटी इशू कर सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड जो चीज है क्लास वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जान सकते हैं। इफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज मोर, ये तो मैंने बता दिया क्लास आपको, अगर ROI ज्यादा है तो कंपनी को प्रिफर करना चाहिए डेट, और अगर ROI कम है तो कंपनी को प्रेफर करना चाहिए इक्विटी। तो पहला है कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा है ROI की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। क्लास थर्ड है कॉस्ट ऑफ डेट। भैया फ्री में पैसा नहीं मिलता है। अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर बच्चों क्लास आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, और अगर आप शेयर इशू करते हो तो आपको फ्लोटिंग कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट झेलना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या करता है कि कंपनी अगर लो इंटरेस्ट रेट पे लोन जुटा सकती है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, ज्यादा डेट इशू करना चाहिए एज कंपेयर टू इक्विटी। भैया सस्ते में लोन मिल जा रहा है तो भैया ले लो ना लोन, फिर इक्विटी क्यों इशू करोगे? समझ रहे हो बात को? अगला टैक्स रेट। एक मुझे बात बताओ, अगर आप डेट इशू करते हो तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम आएगा, और कम प्रॉफिट पे टैक्स भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि अगर टैक्स रेट ज्यादा है, अगर टैक्स रेट ज्यादा है ना तो हम क्लास ज्यादा डेट इशू करेंगे, कि ज्यादा डेट इशू करेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा, प्रॉफिट कम आ जाएगा। मान लो सरकार ने टैक्स रेट रख दिया 25, मान लो 35%, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट ही 1 लाख का है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 35,000 रुपए टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। अगर टैक्स रेट 35% है, मेरा प्रॉफिट 2 लाख है, 70,000 देना पड़ेगा। तो यानी कि प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना मुझे नुकसान होगा, तो प्रॉफिट कम करना चाहता हूं। अगर प्रॉफिट कम हुआ, अगर आपका क्लास प्रॉफिट कम हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा क्लास, आपका टैक्स भी कम आएगा। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या करती है सरकार, डेट इशू करती है ताकि आपका नेट प्रॉफिट कम आए। और अगर आपका, देखो एक चीज समझ लेना क्लास, डेट इशू करो चाहे इक्विटी, दोनों सिचुएशन में फाइनेंस कॉस्ट तो आना ही आना है। कब डेट इशू करना है, कब इक्विटी, ये आपको समझना है। हाई रेट मेक्स द डेट चीपर, यानी कि रेट जितना ज्यादा होगा हम क्लास क्या करेंगे, उतना चीपर समझेंगे। रेट जितना ज्यादा होगा टैक्स का उतना हमारे लिए कर्जा चीपर होगा। इंटरेस्ट पेड टू डेट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम बिफोर चार्जिंग कैलकुलेटिंग टैक्स। यानी कि आपको पता है क्लास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा उतना ठीक है, प्रॉफिट कम, टैक्स रेट ज्यादा भी हुआ तो भी क्लास हमको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो यानी कि टैक्स रेट ज्यादा, तो आप क्या करोगे क्लास, टैक्स रेट ज्यादा होगा तो टैक्स रेट ज्यादा होने से आप क्या करोगे, डेट ज्यादा इशू करोगे, अदरवाइज आप इक्विटी इशू करोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लास कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता क्या है, देखा, अनदर फैक्टर व्हिच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओनर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सेप्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज EPS। भैया शेयर होल्डर को क्या मिलता है क्लास, रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पे, जिसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। यानी कि एज फार एज डेट इज इंक्रीजिंग, अगर डेट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग EPS, अगर डेट के बढ़ने से EPS बढ़ रहा है तो हम भैया डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे। बच्चों ये वही बात है जो क्लास अभी आधे घंटे से मैं सिखा रहा था, ये कह रहे हैं कि अगर डेट के बढ़ने से EPS बढ़ रहा है तो और ज्यादा डेट को हम बढ़ाएंगे, और अगर डेट के बढ़ाने से EPS घट रहा है तो हम डेट को नहीं, इक्विटी को प्रेफर करेंगे। वही वाली बात है जो हमने ऊपर पढ़ा ROI से कंपेयर करके, तो उसी चीज को क्लास से क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पे ROI ज्यादा है, यहाँ पे ROI क्या है, कम है। ROI कम है तभी तो डेट इशू करने से जो हमें घाटा हो रहा है, समझ रहे बात को, आपका जो EPS है वो घट रहा है, यहाँ पे डेट इशू करने से इक्विटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ROI ज्यादा ज्यादा वाली केस है, यहाँ ROI कम वाली केस है। तो ये क्लास 5 पॉइंट है। वैसे इसके अलावा भी कोई पॉइंट आप लिखना चाहो, कुछ अच्छे पॉइंट्स है क्लास, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है लेकिन आप उसको इंक्लूड कर लेना क्लास, ठीक है। रिस्क की बात करें, रिस्क तो ध्यान रखना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्क है मोर होता है डेट में, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो रिस्क है लेस इन इक्विटी, क्योंकि कमाएंगे तो फायदा देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन भैया इंटरेस्ट तो आपको डेट देना ही पड़ेगा क्लास डेट पे। कंट्रोल कंसिडरेशन, भैया डिबेंचर होल्डर कंपनी बंद करा देंगे आपकी अगर आप ब्याज नहीं देते तो, उनके पास राइट्स है।
कंट्रोल कंसिडरेशन, भैया कंट्रोल अगर आप रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे सारा बिजनेस का, तो भैया डेट इक्विटी इशू मत करो, आप डेट इशू करो। यानी कि अगर आप चाहते हो कंट्रोल रखना चाहते हो कि आपके बिजनेस के मालिक आप ही रहो, कोई और आपके बिजनेस का मालिक ना रहे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे क्लास, आप इक्विटी नहीं डेट ही इशू करना। क्योंकि भैया अगर मैं चाहता हूँ मालिक मैं ही रहूं, तो डिसीजन कोई नहीं ले पाएगा, तो मैं उधार ले लेता हूँ ना। अगर मैं उसे मालिक बना दूंगा दूसरे को शेयर देके, तो कल को वो भी डिसीजन लेगा। ठीक है। अगला है क्लास मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये भी अच्छा पॉइंट है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो अगर इन्फ्लेशन है तो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। अगर इन्फ्लेशन है, बूम पीरियड है, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप इक्विटी इशू कर दो। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि मंदी है, तो आप उसमें डेट इशू करो। लोग सेफ रहना चाहते हैं। मंदी का मतलब क्या है कि लोग सेफ रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लें। शेयर में रिस्क होता है, डिबेंचर में सेफ रहता है। डिबेंचर में क्या है, आपको हर साल ब्याज मिलेगा, आप सेफ हो। तो बूढ़े लोग डिबेंचर इशू करें ठीक है, लेकिन जवान लोग जो होते हैं, जो रिस्क लेने का दम रखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम इक्विटी लें। क्लास हमारा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है और बहुत ज्यादा घट भी सकता है, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और हमारा लास्ट टॉपिक जो है, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्लास ये भी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक टॉपिक आ सकता है। इट्स वेरी इजी, मैं आपको बता देता हूँ। क्लास फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं? जब आप फिक्स असेट के लिए पैसे जुटाते हो, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और आप डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसे जुटाते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे रेगुलर खर्चे के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या लिखा है क्लास? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो जो हम जिस फिक्स एसेट में लंबे समय के लिए हम पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स सच एज इक्विटी शेयर। फिक्स कैपिटल में मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, तो उसके लिए मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, डिबेंचर इशू करूंगा, लॉन्ग टर्म लोन लूंगा। लंबे समय के लिए मुझे पैसा चाहिए भैया, कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं खरीद रहा मैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग वेरियस फैक्टर। तो हमको फिक्स कैपिटल कितना चाहिए, उसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि मुझे फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उसका जो सबसे पहला फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। ये बहुत ईजी है क्लास, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। नेचर ऑफ बिजनेस, तो यही आपको याद रखना, नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि आपके बिजनेस का टाइप कैसा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल कितना चाहिए। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सामान बनाते हो, तो बहुत सारी मशीन, बिल्डिंग, स्पेस आपको चाहिए। तो यानी कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। और जो ट्रेडिंग कंपनी है, जो स्टॉक में काम करती है, शेयर्स में काम करती है, उसे कोई प्लांट मशीन की जरूरत नहीं है, तो उसे क्लास लेस कैपिटल चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल कंपनी को लेस फिक्स कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, या जो रिटेल काम कर रही है, सामान लेके बेच रही है, भाई उसे कौन सा फिक्स कैपिटल चाहिए? सामान लिया आपसे, अगला अगले को बेच दिया। खुदरा बाजार दुकानें होती है जो राशन की, उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। फिक्स कैपिटल किसको चाहिए क्लास? जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका स्केल छोटा है, आप छोटे लेवल पे काम करते हो, तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। बड़े लेवल पे काम करते हो, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगला टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक आप सबको पता है। लेबर इंटेंसिव में हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन का यूज ज्यादा करते हैं। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, तो जो कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, उसको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। भैया उसे मशीन थोड़ी चाहिए, वो तो लेबरों से काम करा रहा है। लेकिन जो कंपनी मशीन यूज करती है, कैपिटल यूज करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि जो मशीनों से काम कराती है, बड़ी बड़ी मशीन, हैवी मशीन, इक्विपमेंट से काम होता है, रोबोटिक सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वे उन कंपनी को फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। मतलब जो लेबर से काम कराते हैं उनको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, जो मशीन से काम कराते हैं क्लास, उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फोर्थ है क्लास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यानी कि इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इन्वाइट। देखो सीधी सी बात है, अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। भैया नई मशीन चाहिए, नया नया टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। और अगर क्लास नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो, पुरानी मशीन से आप काम चला रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है।
नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपके सामने ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है, आप चाहते हो ग्रोथ करना, तो भैया उस सिचुएशन में आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आप फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहोगे तो आपको बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग हैव हायर ग्रोथ प्लान, फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहती है, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज एक्सपेंड टू नीड द एज नीडेड। क्लास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो क्लास उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है। अब बात करते हैं क्लास वर्किंग कैपिटल की। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल तो हो गया क्लास हमारा। वर्किंग कैपिटल की बात करें, इट रेफर्स टू एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है क्लास सी ए माइनस सी एल, यानी कि अगर हम करंट असेट से करंट लाइबिलिटी को घटा देते हैं तो हमारे पास जो आता है उसको बोलते हैं क्लास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या है क्लास? एक्सिस है, किससे? करंट असेट से करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट असेट से करंट लायबिलिटी कितना ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? अच्छा, अकाउंट्स के अंदर पढ़ा रखा है क्लास ऑपरेटिंग साइकिल। जिस दिन हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसे फिनिश गुड्स बना के बेच देते हैं क्लास, उस दिन के उस जिस दिन रॉ खरीदा, जिस दिन फिनिश गुड्स बना के बेचा और पैसा आपको मिल गया, पैसा मिल गया आज मान लो आपको, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, जो जनरली अगर नहीं गिवन होता तो हम उसे 12 महीने का मानते हैं। लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल, जितना लंबा ऑपरेटिंग साइकिल होगा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना कि ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है, सामान ज्यादा बन रहा है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा, आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा है, जितनी जल्दी सामान बन जाता है, आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है क्लास वर्किंग कैपिटल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट केप्ट इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर। तो वर्किंग कैपिटल के पहले वो लगाने से पहले कौन कौन सी चीज आपने ध्यान रखनी है? पहला, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा, जिस दिन मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, उसको सामान बना रहा हूं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको इन्वेंट्री मेंटेन किया, सेल किया, सेल करने का डेटर डेटर बने, बिल रिसीवल मिला मेरे को, और 3 महीने में उसकी पेमेंट आ गई, तो ये जो सारा पीरियड है जब से सामान खरीदा तब से जब पेमेंट आने तक का, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। वो जितना बड़ा होगा आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा, आपको वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, तो अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, रिटेल शॉप है, कोई रिटेल शॉप है, तो ज्यादा क्लास उसको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है? अच्छा, एक सेकंड क्लास, जो रिटेल शॉप होता है ना उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बिकॉज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग इज स्मॉल। और जो होलसेलर है उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, मतलब रिटेलर को कम चाहिए वर्किंग कैपिटल, थोड़ा सा स्टॉक मेंटेन रखता है रिटेलर, समझ गए? और जो होलसेलर है उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगला, स्केल ऑफ ऑपरेशन। द फर्म्स ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल लीड्स टू मेंटेन मोर इन्वेंट्री। देखो, जो बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल बिल्कुल सेम सेम है? प्लस बिल्कुल सेम है, पॉइंट सेम है भाई। जिसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, मेरी बात समझना, थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाओ प्लस, थोड़ा सा दिमाग लगा बताओ। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ज्यादा डिमांड करेंगे तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन कंट्री में मंदी है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो डिमांड नहीं कम करेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा? कम होगा, ऑब्वियस है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है क्लास? वर्किंग कैपिटल कम होता है। क्लियर है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर एज कंपेयर टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में कम होता है और इन्फ्लेशन में ज्यादा होता है। डिमांड बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी, तकनीक, तो इसमें लिखा है कि कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। भाई लेबर इंटेंसिव में रिसोर्सेज का वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं उनको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो यानी कि लेबर इंटेंसिव, लेबरों से काम कराते हो तो ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर आप मशीन से काम कराते हो तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। ग्रोथ प्रोसेस या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आपको लग रहा है
कि फ्यूचर में आप ग्रोथ करना चाहते हो तो भैया फिक्स असेट के साथ साथ वर्किंग कैपिटल को बढ़ाओगे। अगर आपको लग रहा है कल को कोई भी ग्रोथ प्लान नहीं है, ऐसा कुछ ग्रो नहीं करना है, ऐसे ही चलना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि फर्म प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटी, नहीं नहीं, जैसे पतंजलि है, नया नया प्रोडक्ट बनाती रहती है, तो उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और जो कुछ भी एक्सपेंड नहीं कर रहा है क्लास, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, उनको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो जो कंपनी नया प्रोडक्ट लाएगी, नई नई डाइवर्सिफिकेशन करेगी, तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। या फिर जो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लेके चल रही है फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और बाकी को क्या चाहिए क्लास? कम चाहिए, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है। तो यहाँ पे क्लास ये सारा चैप्टर खत्म होगा। अगर मैं इंपोर्टेंट की बात करूँ तो फिक्स और वर्किंग में से पढ़ लेना क्लास, ठीक है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से देख लेना। और जो शुरू में मैंने 3 बताया था ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, 1 हफ्ता लग सकता है क्लास को याद करने में। अगर आप दिसंबर महीने में चल रहे हो अभी, तो आप विदिन 1 वीक आराम से लिख लिख के याद करो क्लास। 12 ही चैप्टर हैं। डेली अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी याद करोगे ना, तो क्लास आराम से 2 ढाई महीने में खत्म हो जाएगा। टाइम है, अभी दिसंबर चल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज़ यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फाइनेंशियल